साथियों, आज हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के निष्कर्ष, आलोचना और इसका महत्व। अर्थात जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के क्या निष्कर्ष निकलते हैं, इसी के साथ में इस सिद्धांत में क्या कमियां हैं, और इसी के साथ में तीसरी बात हम ये लेंगे कि इसमें कमियां होते हुए भी क्या इस सिद्धांत का वर्तमान समय में कोई महत्व है। तो इन तीन बिंदुओं पर आज हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आप हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस से जुड़े रहें और राजनीति विज्ञान से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं हम किसी न किसी रूप में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के निष्कर्ष, आलोचना और महत्व। तीन बातें होंगी जिनको हम सिलसिलेवार क्रमबद्ध रूप में समझाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखें, देखो हमने पिछली वीडियो में ये बात आपको बताई दी थी कि जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद के जनक हैं, ठीक है। इसी के साथ में इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? शासन पर निबंध, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर दी है। अब जो ये जेरेमी बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत है, जिसका जो मूल मंत्र है वो क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो इस आधार वाक्य या जो इसका मूल बीज है, जो इसका मूल मंत्र है, इसके आधार पर ही इसके निष्कर्ष निकाले जाएंगे, इसके आधार पर ही इसकी आलोचना की जाएगी और इसके आधार पर ही इसका महत्व बतलाया जाएगा। यह बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। मैं आज पुनः एक बार फिर कह रहा हूं, देखो चाहे कोई भी राजनीतिक विचारक क्यों ना हो, यदि उसके चिंतन को ठीक से समझना हो या राजनीति विज्ञान की किसी भी अवधारणा को ठीक से समझना हो तो सबसे पहले भाई उसका अभिप्राय समझिएगा। तो यह वास्तविक रूप में इसका जो मूल मंत्र है, जिसका भावार्थ है, वो क्या है भाई? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। दो बातें, अधिकतम लोग अधिकतम सुख, ठीक है। अब इसको आधार मानते हुए हम तीन बातें लेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम इस सिद्धांत से क्या निष्कर्ष निकलते हैं। किससे? उपयोगिता के सिद्धांत से क्या निष्कर्ष निकलते हैं। नंबर एक, मैं विशेष प्रयास कर रहा हूं कि आपको बिंदुओं के माध्यम से इसकी संपूर्ण बातें समझाऊंगा। इसका पहला निष्कर्ष क्या निकल रहा है भाई? कि सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। इस सिद्धांत का सबसे पहला निष्कर्ष क्या निकल रहा है? नोट कीजिएगा, सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। इसका कहने का भावार्थ यहाँ ये है कि वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम केवल 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 सुख को ही साध्य मानते हैं, जबकि धन, पद, प्रतिष्ठा इन सब को इसके साधन मानते हैं। यहाँ की सद्गुण को भी इसका साधन माना गया है। साध्य सब कुछ किसको मान रहे हैं? ये सुख को मान रहे हैं। मतलब इस सिद्धांत का पहला निष्कर्ष ये है कि सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है, अर्थात इन्होंने सुख को साध्य माना है, जबकि धन, पद, सम्मान, सद्गुण इन सबको साधन माना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये किसी न किसी रूप में एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है भाई। इसका दूसरा जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या निकलेगा? फिर मैं कह रहा हूं किसके आधार पर समझेंगे हम? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। केवल एक आधार वाक्य लेंगे, इसके आधार पर इन संपूर्ण बिंदुओं को हम समझ सकते हैं। दूसरा इसका जो है निष्कर्ष क्या निकलेगा भाई? सुख दुख का गणितीय मापन। अर्थात जेरेमी बेंथम का कहना है कि सुख और दुख का गणितीय
के आधार पर मापन किया जा सकता है, जैसा कि इन्होंने वास्तविक रूप में सुख दुख मापक यंत्र भी दिया है, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में की है। अर्थात इनका कहना है कि वास्तविक रूप में सुख दुख को मापने के लिए जेरेमी बेंथम ने 7 कसौटियां बतलाई हैं। उन 7 कसौटियों की चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर दी है। उदाहरण के रूप में जैसे ये 7 कसौटियां क्या बतलाते हैं? तीव्रता है, स्थिरता है, निश्चितता है, इसी के साथ में निकटता या दूरी है, इसी के साथ में प्रजनन शक्ति या उत्पादन शक्ति है, इसी के साथ में जो छठा इनका कसौटी है वो विशुद्धता है, और 7वीं कसौटी क्या भाई? विस्तार है। ये 7 कसौटियों के आधार पर बेंथम का कहना है कि सुख और दुख को मापा जा सकता है। इसका ये निष्कर्ष है। अर्थात यहाँ एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुख दुख मापक यंत्र निम्न में से किस विद्वान के द्वारा दिया गया? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? जेरेमी बेंथम। अगला जो इसका निष्कर्ष निकल रहा है उपयोगिता सिद्धांत का, वो क्या है? सुख को स्वीकार और दुख का बहिष्कार। अर्थात वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का ये निष्कर्ष है कि सभी व्यक्ति केवल सुखों को स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा उन्हीं कार्यों को किया जाता है जिनसे उन्हें सुखों की प्राप्ति होती है, फिर चाहे वह व्यक्ति हो। इसी के साथ में बेंथम का कहना है कि सरकार के द्वारा भी इसी प्रकार से कार्य किए जाते हैं जिनसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो। क्या कह रहा हूं? ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो, और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख से बचने का प्रयास करता है। अर्थात सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुखों से दूर रहते हैं, दुखों का बहिष्कार करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा कृत्य वो नहीं करना चाहता है जिससे कि उसे दुखों की प्राप्ति हो। तो यह भी इसका एक निष्कर्ष निकल रहा है। अगला वही इसका जो चौथा निष्कर्ष होगा किसका? उपयोगिता सिद्धांत का, वो क्या है? सार्वभौमिक सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। क्या है ये? सार्वभौमिक सिद्धांत है भाई। इसका मतलब क्या है? देखो, जेरेमी बेंथम का जो उपयोगिता का सिद्धांत है वो सभी कार्यों पर, सभी व्यापारों पर, क्या कर रहा हूं? सभी कार्यों पर लागू होता है, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो। यहां तक कि जेरेमी बेंथम का कहना है कि जो तपस्वी है उसके द्वारा भी तपस्या इसलिए की जाती है कि उससे उसको आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। किसकी? आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, और चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, सभी के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, उनका आधार यही होता है कि उनसे किसी न किसी रूप में सुखों की प्राप्ति होती है। जैसे तपस्वी तपस्या भाई किस लिए करता है? अपनी आत्मिक शांति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो किसी न किसी रूप में उसको आत्मिक शांति तो मिल ही रही है, आत्मिक सुख तो मिल ही रहा है। इसलिए क्या है भाई? ये सार्वभौमिक सिद्धांत। मतलब प्रत्येक कार्य व्यापार के ऊपर यह बात लागू होती है। क्या बात लागू होती है? कि प्रत्येक व्यक्ति उसी ही कार्य को करना पसंद करता है जिससे उसे सुख की प्राप्ति होती है, फिर चाहे वह आत्मिक सुखी क्यों ना हो। अगली बात भाई, इस सिद्धांत का 5वां निष्कर्ष क्या निकलेगा? राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। मूल बात तो यही है भाई। उपयोगितावादी सिद्धांत का मूल जो बीज मंत्र है वो क्या है? यही तो है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो इस सिद्धांत से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि राज्य का उद्देश्य क्या है भाई? देखो, वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा ऐसी ही नीतियां बनाई जाती हैं, बनाई जानी चाहिए, जिनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो, कल्याण हो। आधुनिक समय में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत क्या भाई सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, उसमें ये आधार नहीं देखा जाता है? यस, देखा जाता है।
कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित होना चाहिए। तो मूल भावार्थ यहाँ ये हुआ कि राज्य के द्वारा किसी भी रूप में कोई गतिविधि की जाएगी, कोई नीति बनाई जाएगी, तो उसका आधार यही होगा, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में जितनी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाएं दुनिया में, सबके द्वारा किसी न किसी रूप में इस बात को अपनाया जाता है। अगली बात इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है भाई, छठा निष्कर्ष नोट कीजिएगा, कानून का मूल्यांकन उपयोगिता। फिर से बोल रहा हूं, छठा निष्कर्ष क्या है, कानून का मूल्यांकन उपयोगिता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जेरेमी बेंथम ने अपना ये सिद्धांत वास्तविक रूप में दिया ही इसके लिए है, किसके लिए दिया है, कानून के लिए, कि सरकार के द्वारा इस रूप में कानून बनाए जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। और जनता सरकार के द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन इसलिए करती है कि कानूनों का पालन करने में उनको ज्यादा लाभ है, कानून का पालन करना उनके लिए उपयोगी है, और कानून का उल्लंघन करने में उनको दुख या कष्ट मिलेंगे। इसलिए कानून की उपयोगिता है, कानून का पालन करने में सुखों की प्राप्ति होती है। इसी आधार पर कानूनों का जनता के द्वारा पालन किया जाता है। अतः इसी आधार पर इसका छठा निष्कर्ष निकल रहा है कि कानून का मूल्यांकन उपयोगिता है। अर्थात यहाँ ये देखा जाएगा कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं वह कानून जनता के हित में है तो उपयोगी है, और जनता के हित में नहीं है, जनता का कल्याण नहीं हो रहा है, तो क्या है, उपयोगी नहीं है। तो इस आधार पर भी यहाँ अर्थात उपयोगिता के आधार पर समझे, उपयोगिता के आधार मतलब उस कानून की उपयोगिता है या नहीं। भाई जनता को उससे सुख की प्राप्ति होती है या दुख की प्राप्ति होती है, तो यहाँ कानून का देखो, कानून का मूल्यांकन करने का ये मापदंड है, कौन, उपयोगिता। तो ये इसका छठा निष्कर्ष होगा। तो मेरे प्राणी से भी प्यारे विद्यार्थियों, ये बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत के निष्कर्ष हो गई। आप यदि इन बिंदुओं के आधार पर इस सिद्धांत के निष्कर्षों को समझ जाते हैं तो बेंथम को समझने में किसी भी रूप में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। हम कह सकते हैं कि यदि आप इन 6 बिंदुओं को ठीक से समझ रहे हैं, एग्जाम में जैसा मर्जी आए इसके निष्कर्ष के बारे में प्रश्न पूछें, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप ध्यान दें, इसका मैंने पहले कहा था कि हम सिलसिलेवार इन तीनों की बातें करेंगे, क्या, निष्कर्ष, दूसरे नंबर पर आलोचना, और तीसरे नंबर पर इसका मेथड। अब हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत की कमियां क्या है, इसमें विद्वानों ने किन किन आधारों पर इसकी आलोचना की है। यहाँ पर भी एग्जाम में किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछ लिया जाता है, और विशेषकर बीए पार्ट 3 के स्टूडेंट, एमए यूएस के स्टूडेंट्स से प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है। इसी के साथ में राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेफिनेटली 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जेरेमी बेंथम के ऊपर चाहे 4-5 वीडियो हमें अपलोड करने पड़े, लेकिन बेंथम से संबंधित कोई बात हम छोड़ेंगे नहीं। और ना केवल बेंथम, बल्कि मेरा पूरा प्रयास है कि पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के इतिहास को समग्र रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप इसकी आलोचना की जाएगी। नंबर 1, पहली कमी क्या है, सुखवादी मान्यता। अर्थात आलोचकों का कहना है कि जेरेमी बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत का जो मूल आधार या मान्यता है वो क्या है, सुखवादी दर्शन या सुखवादी मान्यता है। अर्थात इनका कहना ये है बेंथम का कि प्रत्येक कार्य किया ही इसलिए जाता है कि उससे उसको सुख की प्राप्ति हो। लेकिन भाई क्या ये बात सही है कि प्रत्येक कार्य केवल सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है? क्या इसके पीछे और कोई प्रेरणा स्रोत नहीं होते हैं? यस, केवल सुख की प्राप्ति ही उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि वास्तविक रूप में इनके पीछे स्वयं व्यक्ति के अपने कुछ आदर्श होते हैं, अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं। उनके आधार पर भी व्यक्ति को यदि कष्ट भी मिलता है, दुख भी मिलता है, तो वह उन कार्यों को करता है। इसलिए यहाँ जेरेमी बेंथम ने अपने
उपयोगितावादी सिद्धांत का जो मूल आधार या मान्यता बतलाया केवल सुखवादी दर्शन को बतलाया है, अर्थात इनकी मूल मान्यता सुखवादी मान्यता है, जो कि ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं व्यक्ति के अपने कुछ आदर्श या मान्यताएं होती हैं जिनसे प्रेरित होकर के वह व्यक्ति कार्य करता है, फिर भले ही उनसे दुख या कष्ट ही क्यों ना मिले, व्यक्ति उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, उन्हें नजरअंदाज कर देता है। तो सबसे पहली इसकी कमी आलोचना ये होगी। चलिए भाई, इसमें दूसरी जो कमी है या आलोचना की जा रही है विद्वानों के द्वारा, वो क्या है? ध्यान दें, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख असंगत। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका पूरे सिद्धांत का भाई जो केंद्र बिंदु है, प्राण है, वो तो यही है, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख, यही तो है। हम इसके आधार पर कमी निकाली जाएगी, इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है, इसके आधार पर इसका महत्व बताया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, केवल एक यही है बीज मंत्र, मूल मंत्र, इस सिद्धांत का मूल आधार क्या? अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। अब इसमें कमी क्या निकाल रहे हैं? आलोचक कह रहे हैं कि अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख असंगत है। कैसे भाई? यहां आलोचक कह रहे हैं कि मान लीजिएगा अ नामक कार्य को करने से, इसको समझना है बिल्कुल गंभीरता से, अ नामक कार्य को करने से 10 व्यक्तियों का भला होता है, ब नामक कार्य को करने से 100 व्यक्तियों का भला होता है, और इन दोनों कार्यों को करने से जो सुख मिल रहा है उसकी मात्रा समान है। अब गुण की दृष्टि से तो वैन हम सभी सुखों को एक जैसे बतला रहे हैं। पिछली वीडियो में आपको बतलाया था, पिछली वीडियो में, कि गुण की दृष्टि से सब सुख बराबर मान रहे हैं और मात्रा की दृष्टि से अंतर मान रहे हैं, पर यहां असंतुलन होगा। कैसे? समझे भाई, एक कार्य मतलब अ नामक कार्य किया जा रहा है, उससे 10 व्यक्तियों का भला हो रहा है, और ब नामक कार्य किया जा रहा है, कोई भी कार्य हो सकता है, उससे 100 व्यक्तियों का भला हो रहा है। अब इन दोनों से जो सुखों की प्राप्ति हो रही है उसकी मात्रा समान है, तो भाई अब क्या करें? इनका सूत्र है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। अब यहाँ अधिकतम संख्या को ले या फिर सुख को ले? अधिकतम संख्या को ले, इसका मतलब ब नामक कार्य किया जाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ अधिकतम संख्या भी और अधिकतम सुख भी हो, तो फिर क्या करें? संतुलन कैसे बिठाएंगे? भाई अ कार्य किया जा रहा है, 10 व्यक्तियों का भला हो रहा है तो संख्या कम, और ब नामक कार्य किया जा रहा है तो 100 व्यक्तियों का भला हो रहा है, मात्रा बराबर है सुख की। अब इस कार्य को करें या इस कार्य को करें? तो इसका मतलब आलोचकों का कहना है कि जेरेमी बेंथम किस आधार पर फैसला करेंगे कि अधिकतम संख्या को महत्व दें या अधिकतम सुख को महत्व दें? आपके सामने ही, फिर से समझे, अधिकतम संख्या को महत्व दें या अधिकतम सुख को महत्व दे। अब यहाँ अधिकतम सुख को महत्व दे तो दोनों में बराबर सुख मिल रहा है, दोनों में बराबर सुख मिल रहा है, तो अब कौन सा कार्य करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये कार्य किया जाना चाहिए और ये कार्य किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर सुख तो इससे भी उतना ही मिल रहा है। इसका मतलब अ नामक कार्य ब नामक कार्य को करने में यहाँ दिक्कत ये आएगी कि बेंथम ये फैसला नहीं कर सके हैं कि संख्या को महत्व दें या सुख को महत्व दें, इसलिए ये क्या है? असंगत है, इसमें कोई संगतता नहीं है। इस आधार पर ही आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। ये बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है। मैं कह रहा हूं कि इस सिद्धांत का केंद्र बिंदु है, इस बिंदु को समझना अति आवश्यक है। समझ गए इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी कमी क्या बता रहे हैं इसमें? सुख भौतिक न होकर मानसिक होता है। नोट कीजिएगा, क्या है तीसरी आलोचना? सुख भौतिक न होकर मानसिक होता है। देखो, विशेषकर यहां आलोचकों का कहना है कि भाई सुख केवल भौतिक ही थोड़ी होता है, वास्तविक सुख तो मानसिक होता है। कैसे? यहां विशेषकर आपको समझना है। आप बताइए, जेरेमी बेंथम तो कह रहे हैं कि सुख केवल भौतिक ही है, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि भाई सुख तो वास्तव में मानसिक होता है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहां, बताइए।
सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस से अपना त्याग पत्र दिया था। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी को स्वीकार किया था। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध ने राजसी ठाट बाट छोड़ करके वनों में जंगलों में कष्ट उठाए थे। किस लिए? अगर उन्हें भौतिक सुखी चाहिए था तो फिर वो राजसी ठाट बाट को क्यों छोड़ते? सुभाष चंद्र बोस को ये जो भौतिक सुखी चाहिए था तो फिर आईसीएस से त्याग पत्र क्यों देते? इसी के साथ में भगत सिंह फांसी पर क्यों झूलते? तो ये क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में सुख भौतिक नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे देशभक्ति, क्या कह रहा हूं, देशभक्ति, सेवा, परोपकार की भावना मुख्य होती है। मतलब वास्तविक रूप में व्यक्ति देशभक्ति के लिए कष्ट उठा करके भी उस कार्य को करता है जिससे कि उसे वास्तविक रूप में आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब यह आलोचक कह रहे हैं कि सुख भौतिक ना होकर मानसिक होता है। क्लियर? अगली बात, पांचवी कमी क्या है भाई इसमें? सुखों के गुणात्मक भेद की उपेक्षा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आगे चल करके जीएस मील का जब हम अध्ययन करेंगे तो ये बातें काम आएंगी, ध्यान रखेंगे। क्या? सुखों के गुणात्मक भेद की उपेक्षा की उन्होंने। किसने? जयराम बेंथम ने। भाई ये बात क्लियर हो गई है कि जयराम बेंथम सभी सुखों को गुण की दृष्टि से एक मानते हैं। कैसे? इनका कहना है कि एक तरफ एक व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करे और दूसरी तरफ काव्य पाठ करे, तो इनका कहना है कि इन दोनों में बराबर सुख की प्राप्ति होगी। मतलब इनका कहना है कि यहां गुण की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, ये एक जैसे सुख है। अंतर है तो मात्रा का है, अंतर है तो मात्रा का है। लेकिन आप बताइए, क्या स्वादिष्ट भोजन करने से और कविता का पाठ करने से एक जैसा ही सुख मिलता है? या है प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ने से और मिठाइयाँ खाने से क्या एक जैसा सुख मिलेगा? नहीं, गुणों में अंतर है भाई। प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ने में कितना आनंद आएगा, जबकि मिठाइयाँ खाने से कितना सा आनंद प्राप्त होगा, क्षणिक सुख मिलेगा। जबकि रिपब्लिक पढ़ने से लंबी अवधि तक का सुख मिलेगा। तो यहाँ जेरेमी बेंथम की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि बेंथम ने सुखों की गुणात्मक भेद की उपेक्षा की है। मतलब सभी सुखों को गुण की दृष्टि से एक जैसा माना है, जबकि भाई सभी सुख एक जैसे नहीं होते हैं। मैंने कह दिया आपको, क्या है, कलाकंद खाने से और अरस्तु की पॉलिटिक्स पढ़ने से एक जैसा सुख मिलेगा? नहीं मिल सकता, अंतर है भाई। वास्तविक रूप में मात्रा का अंतर भी है और गुण का अंतर भी है, जिसकी चर्चा आगे चल करके जीएस मील के सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। अगली बात, पांचवी कमी क्या बता रहे भाई इसमें? सुखों को मापा नहीं जा सकता। नोट कीजिएगा, क्या है पांचवी आलोचना? सुखों को मापा नहीं जा सकता। अब बताइए, जबकि जेरेमी बेंथम ने सुख और दुख को मापने के लिए अपना यंत्र दिया था, क्या? ये गणितीय मापन, जिसको सुखवादी मापक यंत्र का नाम दिया था इन्होंने। मतलब सुख दुख मापक यंत्र का नाम दिया था। भाई जेरेमी बेंथम का कहना है कि सुख और दुखों को मापा जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने 7 कसौटियां बताई हैं। मैंने पीछे चर्चा कर दी 7 कसौटियों की, और फिर भी आपको दिक्कत है पिछली वीडियो में देखिएगा, 7 कसौटियां हमने ठीक से समझाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेरेमी बेंथम कह रहे हैं कि सुखों को मापा जा सकता है, लेकिन भाई सुख एक भावात्मक मुद्दा है, इसको गणितीय पद्धति से मापा तोला नहीं जा सकता है। अतः इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बात। सुख दुख को मापने के लिए जेरेमी बेंथम ने जो पद्धति दी उसका नाम क्या है? सुख दुख मापक यंत्र, या गणितीय मापन भी कह सकते हैं इसको। नोट करेंगे इस बात को। अगला क्या है भाई कमी? छठा, नैतिकता की उपेक्षा। ध्यान देंगे, देखो जेरेमी बेंथम अपने इस सिद्धांत के माध्यम से कह रहे हैं
कि व्यक्ति केवल उसी कार्य को करता है जिससे सुखों की प्राप्ति होती है। पर भाई ध्यान दीजिएगा, क्या वास्तव में व्यक्ति केवल उसी कार्य को करेगा जिससे सुख की प्राप्ति होगी? जैसे इन्होंने चार्वाक दर्शन की बात को स्वीकार किया है, और अगर व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर ले कि केवल आप सुखों की प्राप्ति के लिए, या जेरेमी बेंथम ने सुख प्राप्ति को अपना साध्य घोषित किया है, लक्ष्य बताया है, अब इस साध्य की प्राप्ति के लिए जेरेमी बेंथम का कहना है कि साधन कोई भी हो उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो भाई जब किसी भी साधन का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब व्यक्ति नैतिक अनैतिक इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, बल्कि व्यक्ति उपयोगिता अनुपयोगिता की तरफ ध्यान देगा। इसलिए जेरेमी बेंथम ने नैतिकता की भी उपेक्षा की है, जो कि उचित नहीं है। अगली कमी क्या है भाई, इसमें ध्यान देंगे, व्यक्ति और समाज की उपयोगिता के बीच सामंजस्य का अभाव। नोट कीजिएगा, सातवीं कमी क्या है, व्यक्ति और समाज की उपयोगिता के बीच सामंजस्य का अभाव। यस, यहां मूल समस्या ये आती है कि भाई जेरेमी बेंथम कह रहे हैं कि व्यक्तियों के हितों का जोड़ ही समाज या राज्य के हित हैं, लेकिन भाई व्यक्ति के हित अलग होते हैं, समाज के हित अलग होते हैं। इसकी जेरेमी बेंथम ने उपेक्षा की है। इस आधार पर भी आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। तो समझ रहे होंगे आप ये बातें, क्योंकि आप सामान्य बातें, हमने मूल बातें आपको समझा दी है। अगली कमी क्या है भाई, बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्या बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन कैसे? भाई इस सिद्धांत का मूल मंत्र क्या है, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख है। इसका मतलब ये है कि यहाँ सरकार के द्वारा उस कार्य को किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति हो। आप भाई बताइए कि जो संख्या में कम है, क्या उनको नजरअंदाज कर दें, उनका अहित होता रहे? तो इसका मतलब यह है कि सरकार वो कोई भी कार्य कर सकती है जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख की प्राप्ति हो। तो इसका भावार्थ ये होगा कि यहाँ तब तक सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा अत्याचार किया जा सकता है जब तक कि उनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला किया जा रहा हो, उनके हित में नीतियां बनाई जा रही हो, फिर चाहे अल्पसंख्यक लोगों का हित हो रहा हो, इसकी इन्हें कोई परवाह नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत की कमी है कि बहुमत के अत्याचार को ये प्रोत्साहित करता है, उसको बढ़ावा देता है। ये बात पूर्णतया सत्य है। क्यों? क्योंकि इनका मूल मापदंड तो भाई यही है कि सरकार, राज्य ऐसे कानून बनाए जिन्हें से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति हो। इसका मतलब बहुसंख्यक के हित में कानून बनाए, अल्पसंख्यक का अहित होता है तो उसकी इन्हें कोई परवाह नहीं है। अगली कमी क्या है भाई इसमें, नौवां, साध्य से साधन का मूल्यांकन करने वाला सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो यहां जेरेमी बेंथम वास्तविक रूप में साध्य किसको मान रहे हैं, सुख को, उपयोगिता को, और इसके लिए किसी भी साधन का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वह नैतिक हो या फिर वह अनैतिक हो, जो कि उचित नहीं है। आलोचकों का कहना है कि यदि साधन ही अनैतिक है तो साध्य कभी नैतिक नहीं हो सकता। नोट कीजिएगा। अब ये साध्य और साधन की बात हमारे भारत में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने की है। भाई गांधी जी का कहना है कि सबसे पहले हमारे साधन पवित्र होने चाहिए। मतलब गांधी जी कहते हैं कि साधन का चयन पहले होना चाहिए। अगर साधन पवित्र हैं तो साध्य स्वतः ही पवित्र हो जाएगा। मैं क्या कह रहे हैं, साध्य तय कर लो, साधन जैसी मर्जी हो अपनाइए। और जेरेमी बेंथम क्या कह रहे हैं भाई, जेरेमी बेंथम कह रहे हैं कि साध्य तो व्यक्ति का निश्चित है, सुख चाहेगा वो, क्या चाहेगा, सुख चाहेगा। फिर उसकी प्राप्ति के लिए जैसी मर्जी हो साधन अपनाए जा सकते हैं। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह इनका विचार पूर्णतया अनुचित है। अगली बात, अगली कमी क्या है भाई,
अमनोवैज्ञानिक है ये सिद्धांत। क्या? अमनोवैज्ञानिक। क्या उपयोगिता का सिद्धांत क्या है? अमनोवैज्ञानिक। अमनोवैज्ञानिक कैसे है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति को जेरेमी बेंथम एक स्वार्थी बतलाते हैं, अर्थात ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति पर बल देता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह बात सत्य नहीं है। व्यक्ति को केवल भौतिक सुख नहीं चाहिए, बल्कि वास्तविक रूप में व्यक्ति इसके अलावा अन्य गतिविधियों से, अन्य आदर्शों से, अन्य मान्यताओं से भी प्रभावित होता है। कैसे भाई बताइए कि एक कवि भूखा रहकर भी कविता लिखता है, क्या चाहता है फिर वो? भौतिक सुख नहीं। एक माँ भूखा रहकर भी अपने बच्चे को भोजन खिलाती है, स्वयं कष्ट उठाती है और बच्चे को प्रेम से पालती पोसती है। किसकी बात करेंगे हम? क्या वो भौतिक सुख चाह रहे हैं? नहीं। और यदि ऐसा ही है तो भाई बताइए सुकरात ने विषपान क्यों किया था? क्या उसको भौतिक सुख चाहिए था? अगर सुकरात चाहता तो जब उसे कारागार में डाला गया था तो उस कारागार का जेलर सुकरात का प्रशंसक था। सुकरात से कहा भी गया था कि आप जेल से भाग जाइए, मगर सुकरात ने क्या जवाब दिया था कि नहीं, मुझे मालूम है कानून गलत है, राज व्यवस्था गलत है, मगर मैं कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पूरे एथेंस वासियों का विद्रोही कहलाऊंगा, कानून का उल्लंघन करने वाला कहलाऊंगा। मैं प्रेम से मृत्युदंड का आलिंगन करूंगा। भाई बताइए क्या सुकरात को उससे भौतिक सुख मिल रहा था? नहीं। अब बताइए हमारे यहाँ भगवान श्री राम जी के पास क्या कुछ नहीं था, रात से ठाट बाट थे, फिर भी वो वन में क्यों गए? पिता के आदेश की पालना के लिए। अगर भौतिक सुख ही चाहते तो वन गमन क्यों करते भाई वो? इसका मतलब व्यक्ति को केवल भौतिक सुख नहीं चाहिए। क्लियर? इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। हमने आप प्रत्येक एग्जाम्पल के आधार पर समझाने का प्रयास करेंगे कि कंप्लीट संपूर्ण रूप में जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को समझें। क्लियर हो गया बात? आगे बढ़े भाई। इसकी जो 11वीं कमी है वो क्या है? मानव प्रकृति का अत्यधिक सरलीकरण किया है इन्होंने। मतलब मानव की प्रकृति को इतना सरल समझ लिया इन्होंने, जेरेमी बेंथम ने, कि भाई व्यक्ति के स्वभाव को गणितीय पद्धति से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की प्रकृति इतनी सरल है कि उसे जोड़, गुणा, भाग इत्यादि का आधार पर समझा जा सकता है? नहीं। आलोचकों का कहना है कि मानव प्रकृति, मानव स्वभाव इतना सरल नहीं है, उसे गणित के आधार पर नहीं समझा जा सकता। मतलब जोड़, गुणा, भाग इत्यादि का आधार पर इसे समझा नहीं जा सकता। जैसा कि यहाँ कहा भी गया है कि जैसे राजनीति में गणित का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वैसे ही गणित में राजनीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब गणित से राजनीति को, राजनीति से गणित को नहीं समझा जा सकता, आलोचकों का कहना है। अब यहाँ मैं मेरी बात करना चाहूंगा। ठीक है, आलोचक की बात करें, लेकिन भाई एक बात बताइए, जब हम प्लेटो का अध्ययन करते हैं, प्लेटो ने स्पष्ट रूप में कह दिया है, अपने अकादमी के प्रवेश द्वार पर भी लिखा था कि गणित के ज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति मेरे अकादमी प्रवेश ना ले। इसका मतलब उनका कहना था कि राजनीति को बिना गणित के समझा नहीं जा सकता है। जबकि आलोचक यहाँ पर आलोचना कर रहे हैं, तो इस आलोचना में इतनी सच्चाई नहीं है, ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, अगली बात,
12वीं कमी क्या है भाई इसमें? मौलिकता का अभाव। इसका तात्पर्य तो आप समझ रहे हैं, मौलिकता का अभाव। इसका मतलब ये होगा कि जब किसी भी विचार के द्वारा अपने विचार दिए जाते हैं और जो विचार उसके द्वारा दिए जा रहे हैं, यदि उन विचारों की चर्चा पहले किसी विद्वान के द्वारा कर दी गई है, इसका मतलब उसका सिद्धांत क्या होगा? वो मौलिक नहीं होगा। यहाँ जेरेमी बेंथम के द्वारा भी जो उपयोगिता का सिद्धांत दिया गया है वो मौलिक नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले इसकी चर्चाएं की जा चुकी हैं प्राचीन समय से ही, चाहे उसका आधार सुखवादी दर्शन रहा हो, लेकिन इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। जेरेमी बेंथम ने तो इसे केवल व्यवस्थित रूप दिया है, क्रमबद्ध रूप दिया है, इसीलिए भाई इसको उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। लेकिन मौलिकता का अभाव क्यों है? क्योंकि इससे पहले चर्चा कर दी गई है। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पिछली वीडियो में आपको बताया था हचेसन और प्रिस्टली। नोट करेंगे क्या? हैचेसन और प्रिस्टली मतलब मूलतः जो ये इसका मूल सूत्र है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख, ये वास्तविक रूप में हैचेसन ने पहले लिख दिया था अपनी किताब के अंतर्गत, और प्रिस्टली ने अपनी किताब में इसका उदाहरण दिया था। और जेरेमी बेंथम किसी किताब की दुकान के ऊपर किताब का अध्ययन कर रहे थे, वहां पर इनके हाथ में प्रिस्टली की पुस्तक लग जाती है, और प्रिस्टली की पुस्तक का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें हैचेसन का ये वाक्य, ध्यान दें क्या बोल रहा हूं मैं, हैचेसन का ये वाक्य किसका है? हैचेसन का ये वाक्य अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख, किसका है ये? हैचेसन का। प्रिस्टली की पुस्तक में ये लिखा हुआ था। बेंथम इसको पढ़ रहे थे, प्रिस्टली की पुस्तक को। कौन सी पुस्तक है? पिछली वीडियो में आपको बता दी है। अब जैसे ही प्रिस्टली की पुस्तक में वाक्य मिलता है, जेरेमी बेंथम नाचने लग जाता है, झूमने लग जाता है, जैसे इसको कोई मणि मिल गई हो, कोई खान मिल गई हो, और इसने अपने संपूर्ण दर्शन का आधार इसी को बनाया। क्या कह रहा हूं? अपने संपूर्ण दर्शन का आधार इसी को बनाया इन्होंने, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। तो इसका भावार्थ ये हुआ कि जेरेमी बेंथम से पहले हैचेसन ने अपनी पुस्तक में इस वाक्य का प्रयोग कर लिया था। अतः हम कह सकते हैं कि जेरेमी बेंथम का सिद्धांत मौलिक नहीं है। अंतिम आलोचना, उपयोगिता सिद्धांत राजनीति दर्शन न होकर शासन का दर्शन है। नोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। क्या? उपयोगिता का सिद्धांत, नोट करें, उपयोगिता सिद्धांत राजनीति दर्शन न होकर शासन का दर्शन है। कैसे? देखो, जेरेमी बेंथम ने जो अपना उपयोगिता का सिद्धांत दिया है, वास्तविक रूप में ये कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। मतलब यहां राज्य के बारे में सैद्धांतिक पक्ष की चर्चा नहीं की इन्होंने, बल्कि इन्होंने तो ये बतलाया कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाएं, जो कार्य किए जाएं, जो गतिविधियां की जाएं, उनका आधार अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख होना चाहिए। इसलिए ये शासन का दर्शन है, सरकार का दर्शन है कि सरकार को क्या कार्य करने चाहिए। इसलिए जेरेमी बेंथम का उपयोगिता का सिद्धांत राजनीति दर्शन नहीं है, मतलब राज्य के सैद्धांतिक पक्ष का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि सरकार के व्यवहारिक पक्ष का उल्लेख किया है कि सरकार को कैसे कानून बनाने चाहिए, जिसका मूल आधार क्या होगा भाई? अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। मतलब सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति हो। अतः आलोचकों ने इस आधार पर भी इसकी आलोचना की है। पुनः उपयोगिता सिद्धांत राजनीति दर्शन न होकर शासन का दर्शन है। यह एग्जाम प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जेरेमी बेंथम का उपयोगिता का सिद्धांत निम्न में से क्या है? राजनीति दर्शन से संबंधित है, शासन का दर्शन है? आपका आंसर होगा शासन का दर्शन है। राजनीति का दर्शन नहीं है। राजनीतिक दर्शन के बारे में, राज्य के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में नहीं कर रहे हैं बात, किसके बारे में कह रहे हैं? शासन या सरकार के द्वारा क्या कार्य किए जाए, क्या कार्य किए जाए, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब ये हो गया आपका जेरेमी बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत की आलोचना। हमने विशेष प्रयास किया है कि कोई भी बात इसमें छूट ना जाए। आप अंतिम सिलसिलेवार तीसरी बात करते हैं। दो बातें होगी, निष्कर्ष, आलोचना, और भाई तीसरी बात क्या होगी यहाँ भाई? ये बात सत्य है, आलोचकों ने कहा है कि जेरेमी बेंथम का उपयोगिता का सिद्धांत अस्पष्ट है, भ्रम का पिटारा भी कहा है इसको। नोट कीजिएगा, इसको क्या कहा है?
ब्रह्म का पिटारा भी कहा है। यहां तक कहा है कि यह स्पष्ट भी है। क्या है? स्पष्ट भी है। परंतु इतना होने के बावजूद भी हम ये कहेंगे कि इस उपयोगिता सिद्धांत का महत्व है। कैसे? ज्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, सामान्य रूप में बता रहा हूं आपको मैं, जिसमें सब बातें कंप्लीट आ जाएंगी। ध्यान दें इसका महत्व। नंबर 1, आप चाहें तो 2 बिंदु बना सकते हैं या सामान्य रूप में भी लिख सकते हैं कि जो जेरेमी बेंथम का उपयोगिता का सिद्धांत है वह स्पष्ट, लिखिएगा यहां, स्पष्ट, लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी भावना से अभिप्रेरित है। फिर से बोल रहा हूं, जेरेमी बेंथम का उपयोगिता का सिद्धांत, नोट कीजिएगा, स्पष्ट, हम इसे स्पष्ट कह रहे हैं लेकिन नहीं भाई, ये स्पष्ट है, आपके सामने इसका सूत्र स्पष्ट है, लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी भावना से अभिप्रेरित है। क्लियर? क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में आप मुझे बताइए कि आज की जो लोक कल्याणकारी सरकारें हैं भाई, जब वो अपनी नीतियां बनाती हैं, कानून बनाते हैं, तो क्या उसमें ये आधार नहीं दिया जाता है? आज भी अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख की बात की जाती है। यही तो देखा जाता है सबसे पहले कि जो नीति बनाई जा रही है उससे ज्यादा लोगों को भला होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। यस, ये माना जाता है, इसलिए ये इसका महत्व है भाई। दूसरी बात क्या होगी इसमें, नोट करें कि आधुनिक लोकतंत्र प्रणाली में आज पूरी दुनिया में राजतंत्रीय प्रणालियों का लोकतंत्रीकरण होता जा रहा है। क्लियर बात? तो मतलब राजतंत्र व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं और लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं अपनाई जाती रहेंगी। अर्थात आज यहाँ तक कह दिया गया है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है, मतलब इससे अच्छी और कोई प्रणाली है ही नहीं। ये बात तो क्लियर है। अब क्या है ये कि आधुनिक लोकतंत्र प्रणाली में व्यवहार में बहुसंख्यकों का शासन ही तो होता है भाई। आप बताइए, आज हम देखें तो जहां कहीं भी किसी भी राष्ट्र राज्य में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, ठीक है, अब लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है तो वहां जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद में सरकार किसकी बनती है भाई? जिसको बहुमत मिलता है। बताइए यस या नो? यस, जो दल बहुमत में होता है उसकी सरकार बनती है कि नहीं बनती है। तो इसका मतलब क्या है, वास्तविक रूप में भाई शासन किसका है? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का? यस, बहुसंख्यकों का ही तो शासन होता है भाई। जिनको बहुमत मिलता है उसकी तो सरकार बनती है। तो फिर जेरेमी बेंथम ने कौन सी बात गलत कह दी है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख? यहाँ व्यवहार में यही बात तो अपनाई जाती है। सरकारों का जब गठन होता है उसमें एक बात तो देखी जाती है कि बहुमत में कौन है। बताइए यस या नो? यस, यही तो देखा जाता है कि बहुमत किसको मिला है। शक्ति परीक्षण होता है, उसमें क्या देखा जाता है? ठीक है, बहुमत हासिल कीजिएगा, सरकार का निर्माण कीजिएगा। तो फिर बेंथम ने कौन सी बात गलत कह दी है? हम कह सकते हैं कि आधुनिक विश्व में जहां कहीं भी लोकतांत्रिक प्रणालियां हैं, बहुसंख्यकों का शासन होता है। क्या? बहुसंख्यकों का ही शासन होता है। तो फिर इसका मतलब जेरेमी बेंथम की इस बात में सच्चाई है। यही जेरेमी बेंथम का भाई महत्व है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका बेंथम का उपयोगिता का सिद्धांत, जिसमें हमने 3 बातें बताई हैं। इसका निष्कर्ष, आलोचना और महत्व, ये तीनों बातें सिलसिलेवार नोट कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठिएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। जेरेमी बेंथम के ऊपर हम अगली वीडियो जो बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि क्या जेरेमी बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक थे या एक सुधारक थे। ठीक है, इसके बाद में इसके राजनीतिक विचार की बात करेंगे। मूलतः मैं कहना चाहूंगा कि जेरेमी बेंथम के
किसी भी विचार को हम छोड़ेंगे नहीं, प्रत्येक विचार को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।